अहम खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। इंजमामुल हक ने इस्तीफा चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ को भेज दिया है। यह अहम खबर है। कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। इंजमामुल हक ने इस्तीफा चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ को भेज दिया है। इंक्वायरी हो रही है तो मुझे बेहतर लगा मुस्ताफी हो जाऊं। इंजमामुल हक का ये मौक़िफ़ भी सामने आ चुका। अगर मुझ पर सवाल उठेगा तो बेहतर है कि एक साइड पर हो जाऊं। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे लाहौर से उसामा गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, क्या कह रहे हैं चीफ सिलेक्टर साबिक? जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर जब साबिक चीफ सेलेक्टर बन चुके हैं, उन्होंने अपने ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है। इंजमामुल हक ने इस्तीफा चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ को भिजवाया है और उन्होंने ये कहा कि मैं समझता हूँ ये ओहदा जज वाला होता है। तो इंजमामुल हक पर बरतानिया में प्लेयर्स एजेंट पार्टनरशिप का इल्जाम था। इंजमामुल हक को चेयरमैन पीसीबी ने आज पीसीबी हेडक्वार्टर में तलब किया था, उनसे कुछ सवालात करने थे जिसपे वो शेयर होल्डर वाली बात थी, कंपनी वाली बात थी। तो बोर्ड से कॉल आई, इंजमाम की कहते हैं कि हमने 5 लोगों की कमेटी बना दी है। मैंने कहा ठीक है, मैं कमेटी से तहकीकात ले रहे, लेकिन इससे पहले कि कमेटी मुझसे तहकीकात करे, और ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं खुद इस्तीफा देने का ऐलान करता हूं। उन्होंने कहा कि इससे पहले कि कमेटी मुझसे पूछताछ करे और जो मेरे उस पर सवालात हैं कि मैंने क्या किया है, तो इससे पहले उन्होंने कहा कि मैं खुद इस्तीफा देने का ऐलान कर देता हूँ। बिल्कुल ठीक। उसामा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद साहब हमारे साथ मौजूद है। यासिर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप किस तरह से ताल्लुक और शेयर होल्डर होने का जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इंजमामुल हक पे, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये मामला किस तरह से चलते हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखिए इंजमाम भाई अभी चीफ सेलेक्टर थे और उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। शायद वो इस चीज़ को वो मेरे ख्याल से इस चीज़ का वो नहीं लेना चाहते और मतलब उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और वो काम नहीं करना चाह रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। और इसी वजह से, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से ये चीज़ें जो है, ये जो बातें ये गर्दिश में हैं और काफ़ी सारी जो है बोर्ड में काफ़ी सारी बातें हो रही हैं और काफ़ी कंट्रोवर्सीज उठ रही हैं। तो मेरे ख्याल से उससे बचने के लिए, उससे दूर रहने के लिए उन्होंने कहा कि यार बस इस्तीफा दे दिया। आई थिंक उनका अपना एक पर्सनल डिसीजन है मेरे ख्याल से। अच्छा यासिर, ये आप क्योंकि टीम का हिस्सा भी रहे हैं माजी में, ये बताएगा कि ये मामलात चलते किस तरह से हैं, जो ये बात सामने आ रही है कि जो एजेंट्स हैं इन प्लेयर्स का वो भी इसके अंदर मुलव्वस है। इसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान का नाम सामने आ रहा है कि उनके भी शेयर्स हैं इस कंपनी के अंदर। तो क्या इजाज़त होती है प्लेयर्स को इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने की? देखिए, ये तो मुझे नहीं पता, ये तो अब कोड ऑफ कॉन्डक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती हैं ये चीज़ें, जो लीगल बाइंडिंग्स हैं वो क्या होती हैं प्लेयर की। जब प्लेयर अपने मुल्क के लिए खेलता है, वो किसी कंपनी के साथ बिजनेस शेयर होल्डर बन सकता है, नहीं बन सकता, ये तो अब जो क्लॉज है वो क्या कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता। बट अभी जो चीज़ें चल रही हैं, थोड़ा अफसोस ये होता है कि यार पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेल रही है, तो वर्ल्ड कप के दौरान इस तरह की चीज़ें सारी जो है उठ के आ गई सामने। और थोड़ा वर्ल्ड कप होने दें लड़कों को भी, मेरे ख्याल से अपनी क्रिकेट पे फोकस वहाँ पे करना चाहिए, उनको बैक करें। बीच में ये खबरें ये सारी निकल आई हैं और अभी पाकिस्तान के चांसेस हैं, वैसे टेक्निकल स्पीकिंग जो है, पाकिस्तान अगर अपने सारे मैचेस जीतता है और क्या कहते हैं पाकिस्तान के चांसेस बन जाते हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेमानी हो जाएंगी। लेकिन वही बात है कि जब धुआं आग तो लगी होती है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बात तो होती है लाजमी। तो मेरे ख्याल से सारी साखों को इसमें एक जो कंडक्ट है उसका ख्याल रखना चाहिए, जो लीगल बाइंडिंग्स है उसका ख्याल रखना चाहिए। और बिल्कुल यासिर, ख्याल तो रखना चाहिए, लेकिन इस सारी सूरत हाल में लगे रहा है कि ख्याल रखा नहीं गया। ये बताएगा कि इस सारी सूरत हाल में टीम की जो परफॉर्मेंस है या टीम के पाकिस्तान क्रिकेट पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, डेफिनेटली लड़के जो है वो ऑब्वियसली सोशल मीडिया का दौर है आजकल, कोई चीज़ जो है वो चुपती नहीं है, लेकिन लड़के प्रोफेशनल हैं, वो अपनी क्रिकेट पे ही ध्यान देंगे डेफिनेटली। लेकिन थोड़ा बहुत एक जो होता है माहौल का असर तो होता है, बट होपफुली के लड़के जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंस का ध्यान देंगे। अगर टीम ने अच्छा परफॉर्म किया होता पहले तो शायद ये चीज़ें इतनी होती ही ना, लेकिन टीम भी उधर बुरा परफॉर्म कर रही है और ऊपर से फिर ये सारी चीज़ें जो हैं, तो सारी मेरे ख्याल से सर्कमस्टांसेस हैं। और लड़कों की
परफॉर्मेंस और उनकी जो थिंकिंग है उस पर थोड़ा बहुत असर पड़ता है मेरे ख्याल से। यकीनी तौर पर असर पड़ेगा। यासिर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपसे मजीद भी बात करते हैं। कराची से हमारे नुमाइंदे इबादुल्लाह खान भी हमारे साथ मौजूद हैं और साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद इरफान ने भी हमें ज्वाइन किया। आपने ज्वाइन किया, किस तरह से देख रहे हैं? पहले इख्तलाफात की खबरें सामने आई, फिर ये अब कंपनी का मामला, फिर कंपनी के शेयर होल्डर्स का मामला, इंजमामुल हक ने इस्तीफा दे दिया है अपने ओहदे से। नहीं, ये तो एक सोशल मीडिया पे काफी दिनों से देख रहे थे कि काफी इस तरह की न्यूज आ रही थी, तो उसमें फिर टीम का भी थोड़ा था उन पे प्रेशर, फिर इस तरह की चीजें आ रही थी बीच में, तो उन्होंने मे भी अपना डिसीजन जो भी किया है उनको पता होगा। लेकिन इस टाइम ये थोड़ा पाकिस्तान के लिए मतलब थोड़ा असर पड़ेगा इस तरह की चीजों पे, क्योंकि काफी बीच में से आ रही थी इस तरह की चीजें टीम में से भी, और पीसीबी का भी बयान आ गया था कि चेयरमैन साहब का कि हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं था, इंतजाम भाई ने और बाबर आजम ने टीम सेलेक्ट की थी। मैं भी शायद उसी जिम्मेदारी की वजह से जिस तरह की टीम की परफॉर्मेंस है और जो उनकी मीडिया की न्यूज चल रही थी उसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया होगा। तो लेकिन अभी टीम तो उन्होंने सिलेक्ट कर दी थी। अच्छा इरफान, टीम सिलेक्शन पे भी यकीनी तौर पर सवालात उठ रहे हैं। वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस आपके सामने है, जो हमारे इल्म में है या जो आम बंदा ये जानता है कि चीफ सिलेक्टर और जो आपका टीम का कप्तान होता है वो टीम सिलेक्ट करते हैं, लेकिन इस सारे केस में मुबैना तौर पर नाम आ रहा है कि जो इनके एजेंट्स हैं उनकी मदद से और एक कंपनी की मदद से टीम सिलेक्शन पे, यानी कि ये कंपनी जो है इस पे असरअंदाज हुई सिलेक्शन पे, इस पे क्या कहेंगे आप? हाँ, यही मैंने कल ही सुना है क्या और सोशल मीडिया पे देखा है कि मतलब इस तरह करके इन्वेस्टमेंट की है, तो ये तो पीसीबी को पहले इन चीज़ों पे चाहिए होता है, क्योंकि अगर कोई भी इस तरह की कोई है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और हर चीज़ मीडिया के सामने आनी चाहिए। अगर सच्ची न्यूज़ है फिर भी, अगर फेक है तो फिर भी। तो ये प्लेयरों को इस तरह के काम जब आप खेल रहे होते हैं तो फिर आपको इस तरह की कंपनीज में, मुख्तलिफ कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करनी, दूसरी चीज़ें ये आपको करने की ज़रूरत नहीं, आपका काम है। पाकिस्तान ने आपको इज्जत दी है, पाकिस्तान टीम में आप आए हैं, खेल रहे हैं, आपको हर चीज़ मिल रही है, आपका काम है परफॉर्म करना और मुल्क का नाम रोशन करना। तो अच्छा इरफान, ये सवाल मैंने यासिर से भी किया, आप भी यकीनी तौर पर पाकिस्तानी टीम का हिस्सा रहे हैं, स्टार रहे हैं आप और अभी भी स्टार हैं। जब टीम में शामिल होता है एक प्लेयर तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहते हैं पीसीबी के? क्या इस तरह की बाहर इन्वेस्टमेंट में या किसी कंपनी की शेयर होल्डिंग आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, अगर करते भी हैं तो उसका पता होना चाहिए आईसीसी और पीसीबी को, क्योंकि पीसीबी ने प्लेयर ने पीसीबी को बताना होता है, तो फिर उसने आगे इन्फॉर्म करना होता है, तो उसके ये चीज़ें इधर चल रही हैं, तो ये प्लेयर है, इनका ये साथे हैं, जो भी मतलब चीज़ डिक्लेयर होती है उसमें। और बीच में होता है कि अगर आप कोई भी अकाउंट इस तरह का रखेंगे तो वो आप हमें बताएंगे। एजेंट का भी होता है कि कोई भी आप जो भी एजेंट साइन करेंगे पहले पीसीबी को आप बताएंगे, उसके बाद फिर वो आईसीसी ओके करेगा तो फिर आप कर सकते हैं। तो ये उसके कॉन्ट्रैक्ट साइन जो किया होगा, मे भी खबरें भी आ रही हैं, तो अभी तक उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं किया था प्लेयरों ने, तो उसमें ये हर चीज़ लिखी होती है। ये अभी पीसीबी के है, पीसीबी क्या डिसीजन लेता है कि इसको इधर ही ठप देते हैं कि इंतजाम भाई ने इस्तीफा दे दिया, बस सारा कुछ साफ हो गया। तो ये अभी इसको तय में जाना चाहिए कि क्या मामला, जो चीज़ें सोशल मीडिया पे आई हैं तो इसमें कोई हकीकत होगी जो इतनी चीज़ें सामने आई हैं, तो इसकी प्रॉपर एक आज़ादाना होनी चाहिए इंक्वायरी। और बिल्कुल ठीक है, इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके बाद ही दूध का दूध पानी का पानी होगा। इरफान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हमारे नुमाइंदे कराची से इबादुल्लाह खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। इबाद, आपने गुफ्तगू सुनी दो टेस्ट क्रिकेटर्स की और अभी जो इंजमाम का मौक़िफ़ सामने है वो ये कहते हैं कि किसी भी गैर मुल्की कंपनी से मेरा ज़िंदगी में कभी कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। एक तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपने भी अभी जो पहले डिटेल्स बताई थी ब्रेक से पहले, और दूसरा ये भी बताएगा कि अंदर जो बोर्ड के अंदर इख्तलाफात की खबरें हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं? जी देखें, मोहम्मद इरफान ने बहुत एक अच्छी बात की है कि इस वक्त पाकिस्तान वर्ल्ड कप के अंदर बड़ी मुश्किल हालत के अंदर है, खराब परफॉर्मेंस है, जिसकी वजह से जो है वो वर्ल्ड कप हमसे दूर होता जा रहा है। इसी तरह जब भी कोई प्लेयर या कोई भी टीम ऑफिशियल पीसीबी को ज्वाइन करता है तो कोड ऑफ कंडक्ट की जो है वो उसकी वो पासदारी करनी पड़ती है। अगर अब आगे जो है वो बात ये सामने आएगी कि क्या इस कंपनी के बारे में मोहम्मद इरफान और इंतजामुल हक ने पीसीबी को पहले से बताया है या नहीं बताया, ये आने वाली बातें जो आगे आने वाले दिन है उसके अंदर बातें खुल जाएगी। पहले एक बयान के अंदर इंतजामुल हक ने कहा कि अगर मेरे ऊपर सवाल उठेगा तो बेहतर यही है कि वो साइड के ऊपर चले जाए। इसी तरह उन्होंने
کہا کہ مجھے محسوس ہوا اب اس طرح کی اختلافات کی خبریں اور اس طرح کی جو انکوائری ان کے اوپر بیٹھی تھی تو انہوں نے ان کا یہ کہنا تھا کہ مناسب چند کہ وہ استعفیٰ دے دیں. اس سے پہلے بورڈ سے کال آئی کہ 5 لوگوں کی انکوائری جو ہے وہ بٹھا دی گئی ہے, انضمام الحق کی کہتے ہیں, اور اس کے ساتھ بغیر تحقیقات کے الزامات نہیں لگانے چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ انضمام الحق دل برداشتہ ہو کر جو ہے وہ فی الحال جو ہے انہوں نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے, اور اب مزید آنے والے دن جو ہے وہ یہ ساری جو باتیں ہیں مزید کھل کر سامنے آ جائیں گی. کیا انضمام الحق نے اس حوالے مزید باتیں بھی کھل کر سامنے آ جائیں گی. بات ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. یاسر, آپ کی جانب آؤں گا. آپ کو یاد ہوگا بورڈ کی جانب سے بیان سامنے آیا تھا کہ پرفارمنس دیکھی جا رہی ہے ٹیم کی, اور جب واپس ٹیم آئے گی تو جو فیوچر کا فیصلہ ہوگا وہ پرفارمنس کی بیس پہ ہوگا. تو کیا سمجھتے ہیں اس کے بعد ابھی انضمام الحق کا استعفیٰ آنا, مزید ٹیم میں بھی کیا تبدیلیاں ہوں گی پھر؟ جی سوری, آخری بات میں دوبارہ آپ کہیے گا. بتا رہا ہوں کہ انضمام الحق کا استعفیٰ تو آ گیا, کیا آپ ٹیم میں بھی تبدیلیاں آگے دیکھ رہے ہیں جب ٹیم واپس آئے گی تو جو نیکسٹ ٹیم بنے گی اگلے ٹورنامنٹ کے لیے؟ جی ڈیفینیٹلی, بالکل. جن لڑکوں کی پرفارمنس نہیں ہوگی تو وہ ان کی پرفارمنس دیکھی جائے گی, اور جو لڑکے پرفارم کر رہے ہیں, جو لائن میں لگے ہوئے ہیں, بالکل ان کو وہ ریپلیس کریں گے. اور یہ اسی طرح ہونا چاہیے, پراپر پروسیجر کے ساتھ, پراپر ایک اس کے ساتھ ہونا چاہیے. پراپر مانیٹرنگ ہونی چاہیے, پراپر پلیئر کی پرفارمنسز کو مانیٹر کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہاں پہ کس جگہ پہ پرفارم کیا ہوا ہے. دیکھیں ابھی کاجم ٹرافی کا بہت بڑا ٹورنامنٹ ہوا ہے, لیکن بہت سے میچز جو تھے وہ میکسیمم میچز بہت ہی بیٹنگ اسٹرپس پہ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ بہت ساری ڈبل سینچریز بھی ہوئی ہیں اور بہت سے پلیئرز نے پرفارمنسز دی ہیں, بٹ کچھ نام ہے جس طرح وہ ناک کر رہے ہیں پاکستان کو. اور ڈیفینیٹلی جو لڑکا پاکستان کے لیے پرفارم نہیں کرتا اپ ٹو دا مارک, اس کو بالکل ریپلیس کرنا چاہیے, چاہے وہ جو بھی ہے. اور اس کے بعد یہ دیکھنا چاہیے کہ یار پاکستان کے لیے کون ماڈرن ڈے کرکٹ کھیل سکتا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. اچھا یاسر, یہ بھی بتائیے گا کہ جو بات ہو رہی ہے ایک کمپنی کی جو الزام وغیرہ طور پر لگ رہا ہے کہ ورلڈ کپ کے لیے ٹیم سلیکٹ کی گئی تو اس پہ وہ اثر انداز ہوئی ہے کمپنی. ماضی میں آپ ٹیم کا حصہ بھی رہی ہیں, تو ٹیم سلیکشن میں کیا کوئی کمپنی ایسے اثر انداز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ تو مجھے نہیں پتا, یہ تو ابھی تک تو یہ خبروں میں ہی ہے یہ چیز, کوئی چیز ابھی پروو نہیں ہوئی. مطلب پرسنلی تو میں جانتا بھی نہیں ہوں کہ کون ہے یہ ایجنٹ ہے یا جو بھی ہے. صرف ہمیں یہ پتا ہے کہ رضوان ہے, انضمام بھائی ہیں, ان کو ہم جانتے ہیں. لیکن اب مجھے اس چیز کی ڈیٹیل کا پتہ نہیں ہے, ساری نیوز کی باتیں. اور اس پہ بالکل جس طرح رضوان نے بھی بولا, ایک ہونی چاہیے انکوائری, اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ اگر آتا ہے تو میرے خیال سے پھر اس کے بعد اس پہ ایکشن لینا چاہیے. اگر کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے تو اگر وہ ایجنٹ اپنا کام ہی کر رہا ہے اور صرف اس کا انفلوئنس نہیں ہے ٹیم سلیکشن میں, اگر وہ لڑکوں کے صرف کانٹریکٹس کر رہا ہے تو وہ تو اس میں تو میرے خیال سے کوئی برائی والی چیز نہیں ہے. لیکن ہاں اگر کوئی اور انٹرفیئرنس کر رہا ہے, اگر سلیکشن میں انٹرفیئرنس کر رہا ہے, تو پھر میرے خیال سے اس کو ضرور یہ اس پہ ایکشن ہونا چاہیے. لیکن یہ سارا یہ تو فیوچر میں پتہ چلے گا اس چیز کا. ٹھیک ہے عرفان, آپ کی طرف آؤں گی, بتائے گا کہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انکوائری تو مجھے بہتر لگا کہ مستعفی ہو جاؤں. کیا ان کو انکوائری مکمل ہونے کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ نہیں, اصل میں انہوں نے ایک تو صحیح کیا, یہ اگر انکوائری ہو رہی ہے تو مین تو یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے عہدے پہ نہ رہیں. جب آپ عہدے سے اتریں گے پھر ہی جو ایک ہوتی ہے صاف ہر چیز سامنے آئے گی. اگر آپ عہدے پہ رہیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ مینیج کر دیتے ہیں. تو یہ تو انہوں نے ڈیسیجن صحیح لیا ہے کہ اگر انکوائری ان کے متعلق ہے اور دوسرے پلیئروں کے متعلق ہے, تو سب سے پہلے انہوں نے ٹھیک کیا کہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے, تو اس کے بعد باقی جو چیزیں سامنے آئیں گی. اگر ظاہر ہے کوئی ان کا عمل دخلا پلیئروں کا ہے تو ان کو بورڈ کو چاہیے کہ جو بھی ان کی پنشمنٹ بنتی ہے وہ ان پہ ہونی چاہیے. کیوں نہیں, کیونکہ ایک پاکستان کا معاملہ کون سی ہے, کوئی کلب کی ٹیم ہے یا کسی ایک گھر کی ٹیم ہے. سب سے پہلے کیونکہ پلیئروں کا نام بعد میں آ رہا ہے, پاکستان کا نام پہلے آ رہا ہے, پاکستان کی ٹیم کے پلیئر, یہ پلیئر ہے وہ پلیئر ہے, انہوں نے یہ کیا ہے. تو سب سے پہلے یہ اس طرح کی چیزیں ہم مثال بنائیں گے, کوئی اچھا ڈیسیجن لیں گے تو آگے اس طرح کی ہمیں چیزیں دیکھنے کو نہیں ملیں گی. تو یہ ہمیں یہ انکوائری جو ہے, جس طرح پیچھے انکوائری دبا دی گئی ہیں, پھر وہ لوگ گھوم کے پھر ادھر ہی انہیں عہدوں پہ بیٹھے ہوئے, ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو پاکستان کی کرکٹ میں اور بہتری آئے گی. نہیں تو اسی طرح چلتا رہے گا. ورلڈ کپ کی ٹیم بن رہی ہے, اس کے بعد پھر جیسے ہی آپ کی پرفارمنس خراب ہوئی تو آپ
इसको प्लेयर को निकाल दें, जिस तरह इंतजाम भाई ने इस्तीफा दिया, ये एक दो आ गए फिर सारा कुछ साफ हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। हर चीज सामने आनी चाहिए कि कौन गिल्टी है, किसने क्या किया है। ठीक है, और दूसरी जानिब बाबर आजम की कप्तानी पर भी काफ़ी तनकीद हो रही है क्योंकि वो इस ओवरऑल टूर्नामेंट में अपना बेस्ट नहीं दे पाए हैं, तो उस हवाले से क्या कहेंगे आप? नहीं, उस पर तो काफी चीजें, जिस तरह हम भी सारे मैच देख रहे हैं, काफी उसमें जिस तरह की पाकिस्तान की पुअर परफॉर्मेंस जा रही है। ज़ाहिर है जिम्मेदार जो होता है मेन कप्तान की टीम है, उसने अपने लड़कों को आगे खिलाना है, उनको किस तरह इस्तेमाल करना, वो सारी चीजें सबके सामने है। अगर अच्छा इरफान, ये इस सवाल को इस तरह करूंगा कि बाबर आजम की कप्तानी कितनी खतरे में है, क्योंकि हमने देखा अभी हवाला दे रहे थे यासिर हमीद कायद आज़म ट्रॉफी का, तो वो जीती है। सरफराज अहमद ने उनकी मुलाकात भी है कुछ दिन पहले अभी ज़का अशरफ से। ये सही है, इस तरह मुलाकातें तो होती रहती प्लेयरों की चेयरमैन से, या उसको आप इस तरफ ना लेके जाएं, तो वो भी जब डिसीजन आएगा सामने टीम वापस आएगी, उनकी फिर परफॉर्मेंस जो भी उनकी सारी रिपोर्ट सामने आती है, उस हिसाब से सारे डिसीजन होने चाहिए। ये नहीं कि मतलब कि यंगस्टर है या इसको अभी ग्रूम करना है, अभी नया है, तो ये चीजें नहीं, इससे टीम खराब हो रही है। अगर उनकी सही परफॉर्मेंस नहीं है, खुद भी नहीं परफॉर्म कर रहे, टीम बहुत नीचे जा रही है। जिस तरह के हम मैच हार रहे हैं, फील्डिंग भी कुछ नहीं कर रही, बॉलिंग भी कुछ नहीं कर रही, बैटिंग है, बैटिंग जहाँ पे 350 है वहाँ पे 290 स्कोर कर रही है, तो ये सारी चीजें आती हैं, तो फिर सारा जो ब्लेम आता है कप्तान पे आता है। तो ज़ाहिर है फिर उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कप्तान को कि क्या गलतियां हुई, क्या मेरे अंदर था या मेरे परफॉर्म नहीं करवा सका मैं अपने प्लेयरों को, तो ये चीजें सारी जब वापस आएंगे तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। बिल्कुल ठीक है, यही सवाल यासिर आपसे करूंगा। कायद आज़म ट्रॉफी का हवाला भी आपने दिया, सरफराज अहमद ने जीती, उसके बाद वो मुलाकात भी करते हैं ज़का अशरफ से, मुबारकबाद ज़का अशरफ उन्हें देते हैं। इस मुलाकात को स्पेसिफिकली किस तरह से देखते हैं आप अब, और टीम को, अगर टीम की परफॉर्मेंस को, बाबर आजम की परफॉर्मेंस को, कप्तानी को इसे जोड़ा जाए मुलाकात से, तो क्या नतीजा आप अखज़ करेंगे इससे? नहीं, ये मुलाकात तो मेरे ख्याल से शायद इस वजह से उन्होंने की होगी कि कायद आज़म ट्रॉफी जीती है सरफराज ने। सरफराज जो है वो पाकिस्तान के जो है वो साबिका कप्तान है, उनकी कप्तानी में पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी भी जीता है, T20 में भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिए हैं, और वो एक ऑनर होता है क्योंकि वो मेरे ख्याल वो तो एक अच्छा जेस्चर है। लेकिन कप्तानी ऑस्ट्रेलिया के कप्तानी वो मेरे ख्याल से शायद कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ हुई हो चेयरमैन के, क्योंकि अगर काफ़ी सारे जो है वो अब क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं बाबर आजम की कप्तानी पे, तो बाबर आजम ने कप्तानी जो है वो अप टू द मार्क नहीं की, या उसमें काफ़ी सारे फ्लॉज थे, काफ़ी लूप होल्स थे। तो ये चीज़ तो अब देखें आगे 4 मैचेस रहते हैं अभी पाकिस्तान के। ठीक है, ये भी बताएगा कि वर्ल्ड कप में जाने से पहले इंतजाम की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उनकी जानिब से कहा गया कि हमने टीम में कोई तब्दीली नहीं की है, तो आपको लगता है कि अगर टीम में कोई तब्दीली की जाती तो ये टूर्नामेंट में हम अच्छा परफॉर्म कर सकते थे? देखें कि प्लेयर्स का एक पूल होता है जो कि 2-3 सीरीज से चल रहा होता है, ठीक है, और वो मेरे ख्याल से वो उस कॉन्टेक्स्ट से उन्होंने बात की होगी कि कोई तब्दीली नहीं की, और जो 20 से 22 जो लड़के होते हैं उन्हीं में से टीम बनती है। तो डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें थी मेरे ख्याल से जो कुछ ब्लोज हुए हैं, जिस तरह में नसीम शाह का वो एक बिल्कुल ठीक है, बेहतरी कुछ ना कुछ आनी चाहिए थी। बहुत शुक्रिया। यासिर हमीद हमारे साथ मौजूद थे, साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद इरफान भी हमारे साथ मौजूद थे, और हमारे नुमाइंदगान लाहौर और कराची से इबादुल्ला खान और उसामा गौरी, आपने हमें अपडेट किया, आप दोनों का भी शुक्रिया अदा करेंगे। गजा पर इसराइल के ज़मीनी, फ़िज़ाई और बहरी हमलों में तेज़ी आ गई है। अंधाधुंध बमबारी से हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। रिहायशी इमारतें, स्कूल, हॉस्पिटल और मसाजिद निशाने पर हैं, जबकि बेबस ख़ातीन और बच्चों की चीखो पुकार। इसराइली बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9000 से ज़ायद हो गई है, जबकि शोहदा में 3600 से ज़ायद बच्चे, 1800 से ज़ायद ख़वातीन शामिल, 22000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। बमबारी से गजा में शहीद होने वाले बच्चों की तादाद गुज़श्ता 4 साल के दौरान पूरी दुनिया में एक साल में हलाक होने वाले बच्चों से ज़्यादा हो गई है। तो गजा पर इसराइल के ज़मीनी, फ़िज़ाई और बहरी हमलों में तेज़ी आ गई है। इसराइली फौज का 24 घंटों के दौरान हमास के 450 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। फौजी हेडक्वार्टर और चेक पोस्टों पर मिसाइल दागे गए। गजा में मजीद फौजी दस्ते भेजने का भी फैसला। ज़मीनी कार्रवाइयाँ हमारी अपनी फौज के लिए भी खतरात का बायस बन सकती हैं, ऐसा कहा गया तर्जुमान इसराइल आर्मी की जानिब से। जबकि अल-क़साम ब्रिगेड का इसराइल के शहर देमोना में इसराइल की जोहरी तनसीबात को रॉकेट से निशाना बनाने का दावा भी सामने आया। इसराइली फौज के ज़मीनी हमले के दौरान फौजी ट्रक
वक्त तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह का भी इसराइली फौजी काफिले और चेक पोस्ट को निशाना बनाने का दावा सामने आया है। इसराइल ने गजा पर मुसलसल बम बरसाकर उसको खंडरात में बदल कर रख दिया है। शहर में हर जगह टूटी फूटी तबाहशुदा इमारतों का ढेर दिखाई देता है जो नाकाबिले इस्तेमाल हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमारतों का इंफ्रास्ट्रक्चर इस कदर तबाह हो गया कि वो दोबारा रिहाइश के काबिल नहीं रहीं। बेशतर इमारतें मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोझ हो चुकी हैं और जो खड़ी हैं वो किसी भी वक्त गिर सकती हैं। मुसलसल बमबारी से इमारतों के साथ साथ गली कूचे भी मलबे का ढेर बन चुके और इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे हैं। गजा के हर इलाके में तबाही और बर्बादी की दास्तान रकम है। जगह जगह घरों का बचा कुछा सामान बिखरा दिखाई देता है। तो दूसरी जानिब इसराइल ने गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों को ही नहीं वहशियाना बमबारी और तबाही की रिपोर्ट को सहाफ़ियों ने भी बेनकाब कर दिया है और सहाफ़ियों को भी बेरहमी के साथ निशाना बनाया गया है। आलमी खबर एजेंसी के मुताबिक 24 रोज़ जंग में गजा के 25 सहाफ़ी जान से दो बैठे हैं, जबकि गजा के सहाफ़ियों को मज़लूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम और सफ़ाकाना बमबारी की भारी कीमत चुकाना पड़ रही है। पिछले हफ्ते इसराइल के बम बरसाकर अल जज़ीरा के ब्यूरो चीफ की पूरी फैमिली को शहीद कर दिया गया, जबकि इसराइल की बेरहमाना और ज़ालिमाना बमबारी से अब तक दर्जनों सहाफ़ी भी ज़ख्मी हो चुके हैं। गजा के हस्पताल पर इसराइली हमले के खिलाफ सेनेट में मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं कि गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। अस्पताल पर बमबारी से 500 से ज़्यादा अफराद शहीद हुए। शहरी आबादी और स्कूलों पर अंधाधुंध बमबारी की जा रही है। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए हमें खुद भी आवाज़ उठानी चाहिए। गुज़िश्ता 23 दिनों में इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों का कत्ल-ए-आम और नस्ल कुशी हो रही है, वो मैं समझता हूँ कि सिर्फ मुस्लिम उम्मा के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए लम्हा फिक्री है। मैं अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से इन तमाम दर्दनाक लम्हात में मासूम और मजलूम फ़लस्तीनी शहरियों के साथ मुकम्मल यकजहती और हमदर्दी का इज़हार करता हूँ। एक हॉस्पिटल में बमबारी की गई और 500 से ज़ायद लोग मौजूद थे और जो डॉक्टर्स थे, जिसमें ख़वातीन थी, बच्चे थे और जो मरीज़ थे, वो 500 से ज़्यादा शहीद हुए। शहरी आबादियों पे, हस्पतालों में, मसाजिद, स्कूलों पे अंधाधुंध बमबारी जारी है। इसराइली फ़ौज ने जो खाने पीने की अशिया है, मेडिसिन्स हैं, पीने का पानी है, एनर्जी, ईंधन और बिजली वगैरह की सप्लाई बंद कर दी है। फ़लस्तीनी अवाम पर इस वक्त तशद्दुद और बर्बरियत हो रही है, उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि निगरान हुकूमत का क़याम आईनी तरीके से अमल में आया है। निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से मज़ीद कहा गया है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। हमारा काम इलेक्शन कमीशन की सिर्फ मुआवनत करना है। उनकी जानिब से ये मज़ीद कहा गया है कि आर्टिकल 254 कहता है कि कोई काम ताख़ीर से होने की वजह से गैर आइनी नहीं हो जाता। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन मेरे वज़ीर आज़म बनने से पहले ताख़ीर का शिकार हो चुके थे। सोशल मीडिया पर ऐसे कल्चर को प्रोमोट नहीं करना चाहिए। जबकि पाकिस्तान इस वक्त अबूरी जमहूरियत है, जबकि मुस्तहकम जमहूरियत नहीं है। सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जाता है। अभी आपको अपडेट करते हैं लापता अफराद की बाजियाबी में अहम पेशरफ्त। सिंध पुलिस ने 6 लापता अफराद का सुराग लगा लिया है और पेशरफ्त रिपोर्ट्स भी अदालत में पेश कर दी हैं। तफसील के लिए कराची से रिपोर्ट देखिए। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। मुकदमे में अहम पेशरफ्त सामने आई। सिंध पुलिस ने 6 लापता अफराद का सुराग लगा लिया है। पुलिस ने पेशरफ्त रिपोर्ट्स अदालत में पेश कर दी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक शहरी रफाकत अली, जुल्फकार अली, गुल हुसैन और जाहिद हुसैन शारा फैसल पुलिस को मतलूब थे। चारों शहरी मुख्तलिफ मुकदमात में जेल में हैं। शहरी फैसल अब्बास और अयाज मुख्तलिफ मुकदमात में सच्चल पुलिस को मतलूब थे। पुलिस का कहना है कि दोनों शहरी दूसरे मुकदमात में जेल में हैं। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट के बाद शहरियों की बाजियाबी की दरखास्तें निपटा दी। अदालत ने लापता शहरी सुभान जतोई, कमसिन लड़की अलीशा, सलीमुर रहमान, नेमतुल्लाह, सूफी शाह इनायत और सोहेल अहमद की फौरी बाजियाबी का हुक्म दे दिया और पुलिस महकमा दाखिला और दीगर इदारों से 14 नवंबर को पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने लाल हवेली को डी सील करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के फैसले को वापस भिजवाते हुए लाल हवेली का केस दोबारा सुनने की हिदायत की है।
لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کا لال حویلی کو ڈی سیل کرنے کا حکم، چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ کا فیصلہ واپس بھجوا دیا، عدالت عالیہ کی متروکہ وقف املاک بورڈ کو لال حویلی کیس دوبارہ سننے کی ہدایت، جسٹس مرزا وقاص رؤف نے لال حویلی ملکیتی تنازعہ کیس کی سماعت کی، وکلاء نے دلائل دیے تو عدالت نے ہدایت کی کہ درخواست گزار کو موقف پیش کرنے کا پورا موقع دیا جائے، انڈیا میں قانون بن گیا، وہاں ایویکیو پراپرٹیز کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، ہمارے ہاں محکمے قانون کے مطابق نہیں چلتے، جب مرضی ہو سرگرم ہو جاتے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا، لال حویلی کو ڈی سیل کر دیا گیا ہے، میرے والدین کا جنازہ لال حویلی سے اٹھا، جسٹس مرزا وقاص رؤف کا مشکور ہوں۔ جسٹس وقاص رؤف صاحب نے ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے کہ اسے انہوں نے کہا جا کے کھولیں، یہ ویکیو نے نہیں، یہ کورٹ نے فیصلہ دیا ہے۔ میں جناب مرزا وقاص رؤف صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے عظیم فیصلہ دیا۔ شیخ رشید نے کہا، ہم لوگ نسلی اور اصلی ہیں، پنڈی کی دوستی پر فخر ہے، الیکشن ہوئے تو راولپنڈی کی دونوں نشستوں پر الیکشن لڑوں گا۔ سولر پینل کی درآمد کی آڑ میں ٹریڈ بیس منی لانڈرنگ اوور انوائسنگ کی رقم واپس منگوانے کے لیے فیڈرل بورڈ آف ریونیو متحرک ہو گیا ہے۔ ایف بی آر نے فائنینشیل انٹیلیجنس یونٹ یو اے ای، سنگاپور اور چین کی کسٹم انتظامیہ سے رابطہ کر لیا ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ سولر پینل کی درآمد کی آڑ میں ٹریڈ بیس منی لانڈرنگ اوور انوائسنگ کی رقم واپسی کا معاملہ۔ منی لانڈرنگ روک تھام معاہدے کے تحت فیڈرل بورڈ آف ریونیو فائنینشیل انٹیلیجنس یونٹ نے متحدہ عرب امارات، سنگاپور اور چین کی کسٹم انتظامیہ سے تعاون کی درخواست کر دی۔ ایف بی آر کے مطابق درآمد کنندگان نے سولر پینل چین سے منگوا کر دیگر ممالک رقم بھیجی، جو فورن ایکسچینج ریگولیشنز کی خلاف ورزی ہے۔ چین سے آئی 18 ارب روپے سے زائد رقم یو اے ای، سنگاپور، سوئٹزرلینڈ، امریکہ بھیجی گئی۔ امپورٹرز نے یو اے ای کو 8 ارب روپے، سنگاپور 6 ارب اور سوئٹزرلینڈ 2.25 ارب روپے ٹرانسفر کیے۔ ایف بی آر دستاویز کے مطابق گزشتہ 5 برس کے دوران چین سے سولر پینل درآمد کر کے 10 دیگر ممالک میں رقم ٹرانسفر کی گئی۔ ایف بی آر پوسٹ کلیئرنس آڈٹ حکام نے فورن ایکسچینج ریگولیشنز کی خلاف ورزی کی نشاندہی کی۔ ایف بی آر دستاویز کے مطابق درآمد کنندگان کے خلاف اوور انوائسنگ اور ٹریڈ بیس منی لانڈرنگ کے کیسز درج کیے گئے ہیں۔ ایف بی آر اور فائنینشیل انٹیلیجنس یونٹ یو اے ای کے درمیان منی لانڈرنگ کی روک تھام کا معاہدہ بھی طے ہے اور پاکستان نے فائنینشیل انٹیلیجنس یونٹ یو اے ای کو تعاون کی درخواست کی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، رخ کرتے ہیں ملتان کا، جہاں پہ ملتان آرٹس کونسل میں صوفیزم اور کیلی گرافی کے عنوان سے آرٹ کا نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ قرآنی آیات اور تصوف پر مشتمل خوبصورت فن پارے پیش کیے گئے۔ رپورٹ کر رہی ہیں زینب گردیزی۔ ملتان آرٹس کونسل میں جنوبی پنجاب کے نوجوان خطاطوں کے 200 سے زائد فن پارے کیلی گرافی نمائش کی زینت بنے، جس کا مقصد کیلی گرافی کے ذریعے کینسر میں مبتلا بچوں کی مدد کرنا ہے۔ پروجیکٹ محمد پہ کام کر رہی ہوں اور محمد میرے بیٹے کا نام ہے جس کی بلڈ کینسر کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے، تو میں اب یہ کاز پہ کام کر رہی ہوں۔ میری ساری پینٹنگز کی 100% پروسیڈنگز جو ہیں وہ کینسر کے بچوں کو جاتی ہیں۔ قرآنی آیات پر مبنی یہ آرٹ نمائش نوجوانوں کی قرآن پاک سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس نمائش کا مقصد نئے آرٹسٹ کے کام کو سراہنا اور ان کے حوصلے کو بڑھانا ہے۔ الف ڈرامے سے انسپریشن حاصل کی اور ایک ایک لیٹرز کو سیکھا کہ عربی میں کس طرح سے لکھتے ہیں، اور پھر میں نے اللہ تعالیٰ کے نام کو خوبصورت رنگوں کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی کہ جو پڑھے اسے بھی ثواب ملے اور مجھے بھی ثواب ملے۔ سعودیہ سے ہوں بیسیکلی، اور یہاں آ کے مطلب کیلی گرافی دیکھ کر، روحانی چیزیں دیکھ کر نا دل کو بہت اچھا لگتا ہے۔ ملتان میں اسپیشلی نا ایسی چیزیں بہت کم ہوتی ہیں۔ نمائش کے اختتام پر ضلعی انتظامیہ کی جانب سے خطاطوں میں نقد انعام اور تعریفی اسناد بھی تقسیم کی گئیں، جبکہ اس موقع پر آرٹس کونسل کی انتظامیہ نے صوفیزم اور کیلی گرافی کی نمائش کی روایت کو آئندہ بھی جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کیلی گرافی کی نمائش کا انعقاد خوش آئند ہے، جس سے مصوروں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا بھرپور انداز میں موقع مل رہا ہے۔ کیمرہ مین محمد رفیق کے ساتھ زینب گردیزی، دنیا نیوز، ملتان۔ پرانے دور کی جنگی چال نئے دور کا مہنگا کھیل، جہلم کی تحصیل دینا میں نیزہ بازی کا میدان سج گیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
नेजाबाजी एक महंगा और पुरखतर खेल है। पुराने वक्तों में घुड़सवार फौजी रात के वक्त दुश्मन पर हमले में उनके खेमे उखाड़ फेंकते थे। जेहलम के करीब दीना में नेजाबाजी का मैदान सजा, तरबियत याफ्ता घुड़सवारों ने करतब दिखाए। एक रोजा नेजाबाजी मेले में पंजाब भर से आए 15 नेजाबाजी क्लब 400 घुड़सवारों ने हिस्सा लिया। मंडी बहाउद्दीन और दीना की टीमें फातेह करार पाईं। नेजाबाजी के शौकीन अपने बलबूते पर तारीखी खेल खेलते हैं। अगर हुकूमती सरपरस्ती मिल जाए तो नेजाबाजी को फरोग मिल सकता है, वगरना ये खेल खत्म हो जाएगा।